रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से किस दुनिया में हम आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। दिन का आगाज़ किसी और तरीके से होता है, ख़ुताम किसी और तरीके से होता है। हम अब यूएई के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे हैं। कहने को जो अभी तक खबरें आई हैं, जो मैच रेफरी था जिसने डंडी मारी हिंदुस्तान के अहम मैच के अंदर, उसने अपोलोजाइज़ कर लिया है। कम से कम पीसीबी की तरफ से यही बताया गया है। पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि इस रेफरी को हटाया जाए। इस हटाए जाने वाले मुतालबे के अंदर हमने लचक का मुजाहरा किया क्योंकि उसने हमारे बयान के मुताबिक माफ़ी मांग ली है। अब मैं देखूँगा अगले 12-14 घंटे में कि क्या ये रेफरी जो है, जिसका रिकॉर्ड जो है वो सबको मालूम है, उस रिकॉर्ड के पेश नज़र क्या ये अपनी बात पर कायम रहता है या पाकिस्तान के लिए एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। ये कहते हुए कि मैंने तो माफ़ी मांगी नहीं, मैंने तो रिग्रेट किया था। क्या हमें ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए था इस स्टैंड लेने के बाद? और अब हम जब खेल रहे हैं तो इसके बाद इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम भी मौजूद है जिसने बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया हुआ है। ये क्रिकेट नहीं रह गई। जो विकटें हैं वो मिसाइल बन गए हैं, जो गेंदें हैं वो बॉम्ब बन गए हैं, जो बैट हैं वो तोपें बन गई हैं। तो क्या हमें इस टूर्नामेंट के अंदर इस माहौल में खेलना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर ज़माना ज़ियाकार, PTV पर एंकर भी रह चुके हैं, स्पोर्ट्स के डेस्क को हेड भी कर चुके हैं डिपार्टमेंट को। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, मेरे ज़ाती तौर पर पसंदीदा क्रिकेटर, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ स्पिन के जादू दिखाने का आगाज़ किया था। इससे पहले ऑफ स्पिन किसी और तरीके से की जाती थी, इन्होंने स्पिन को एक नया नाम दिया और बड़े बड़े मैचों के अंदर इन्होंने काम किया। तौसीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के एक और हिस्से के अंदर हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान आपको मौके भी फराहम करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का आप दौरा देख लें, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, कुर्बत भी है। पाकिस्तान ने दोहा समिट के अंदर अपना लोहा मनवाया, फ्रंट पर फुट पर आकर खेले, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत है। नेतन्याहू मूडी को बर्थडे विश करते हुए बताता है कि हमने और आपने बड़ा काम किया, हमने अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ट्रंप जिसने मोदी को कुछ वक्ती चपतें लगाई, उसके बाद उसने दोबारा से बगलगिरी का अंदाज़ अपना लिया है और उसको कह रहा है कि तेरे जैसा अजीम शख्स तो है कोई नहीं। मोदी फूले नहीं समा रहा, पहले शर्मिंदा होता मुंह छुपाता था, वो फूले नहीं समा रहा। ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है और जो पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इस इसराइली फितने को टैकल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्या ये हकीकत पसंद नहीं है? इसके ऊपर एक और पैनल हमारे पास होगा। बट स्टार्टिंग विद माई स्पोर्ट्स पैनल, डॉक्टर साहब, नंबर 1, ये जो अभी रेजोल्यूशन हुआ है जिसके तहत ये मैच अभी चल रहा है, ये आपको काबिल कबूल है? आपको लगता है ठीक है या नहीं? ऑल इज वेल दैट एंड वेल, बट ऐसे लगा है कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पीसीबी ने किया एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल में भाई हमने ना वी लॉस्ट द स्पेस दैट डे। उस दिन मुझे तो ये हैंडशेक का तो मसला ही कोई नहीं है, बिकॉज ये मैंडेटेड नहीं है, किसी भी आईसीसी कोड में नहीं है। ठीक है। सो अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट कर्टसी है आपकी, कर्टसी है और स्पिरिट ऑफ द गेम है और एक पुराना चल रहा है, सोशल वैल्यूज हैं। लेकिन अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैसेज कन्वे भी किया था, उसने अपने कोड को वायलेट नहीं किया था। लेकिन मैसेज क्यों कन्वे किया एंड व्हाई डिड ही बिकम अ कंडुइट? ठीक है। इंडियन मैनेजमेंट डायरेक्ट बताती पाकिस्तान की मैनेजमेंट को यही होता है हमेशा इंटरनेशनल मैचेस में, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था। पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था जिसको इतना बड़ा मसला होता तो क्या था? पॉइंट ऑफ कंसर्न था जो सूर्य कुमार ने स्पीच की, उसमें एक 2.1.1 है आईसीसी कोड, एक 2.1.2 है जो कहता है कि टू मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच एंड नॉट टू डीमीन और डिसरिस्पेक्ट योर ऑपोजिशन। लेकिन वो कह सकता है कि मैंने तो मैच के बाद किया था। नहीं, वो मैच के अंदर से पोस्ट मैच इंटरव्यू में है, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में नहीं है। दैट वाज विद इन द कन्फाइंस ऑफ एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। फोकस के अलावा भाई इसमें बहुत मजे की चीज थी कि उसको परमिशन लेनी है अकॉर्डिंग टू दीज क्लॉजेस फ्रॉम हिज बोर्ड, वो तो दे दी उन्होंने, ठीक हो गया। उसके बाद उसने परमिशन लेनी है आईसीसी की। डिड आईसीसी परमिट हिम टू से दिस? अदरवाइज दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कोड। अगर आपको याद हो 2.4 डिस्प्लेइंग वो उस्मान ख्वाजा वाज, उसको 25% पेनल्टी हुई थी, ऑल लाइव्स आर इक्वल, और मोइन अली को गाजा वाले रिस्टबैंड पे हुई थी। सेम
अप्लाई होता था यहाँ पे। अगर इसने आईसीसी से परमिशन ली है तो आईसीसी ने परमिट अगर किया तो देन दे आर इन ट्रबल। लेकिन हम अभी भी ये मुद्दा रेज तो कर सकते हैं, करना चाहिए, अभी करना और चाहिए। अगर नहीं ली परमिशन लेवल 3 और लेवल 4 पे इम्प्लीकेट होता है। मैं लेवल 3 और लेवल 4 के ऊपर आता हूँ। तौसीफ साहब के पास चलते। तौसीफ साहब, अब दुबई एक वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू है, मशरिक़ वस्ता के हालात आपके सामने हैं, हमारे ताल्लुकात यूएई के साथ आपके सामने हैं, और हम मैदान छोड़ना भी नहीं चाहते। हमने अपना पॉइंट जो है वो एम्फसाइज कर दिया, लचक दिखाई, उसने माफ़ी मांग ली, हमने मैच खेल लिया। आपको काबिल कबूल है? बिल्कुल काबिल कबूल है, और वजह इसकी ये है कि हम हमेशा से इंडिया को पोलाइटली बातें करते रहे हैं और यही कहते रहे नहीं यार हम खेलेंगे हम खेलेंगे हम खेलें, और मेरा भी यही एक वो था कि हमें इन्हें खेलना चाहिए और हम कहीं बाहर खेलें, क्योंकि इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया हमें। आप पूरे थ्रू आउट हम देखें हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, और इन्होंने ही तबाह किया। टीमें आ रही हैं, फिर उनको कहा जाता है वो वापस जाती हैं, मतलब आई मीन पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन इन्होंने हमें कर दिया। और ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो कमाल की चीज़ हुई है और हैरत है। लेकिन हमने अपने खुले दिल से जो है किया कि ये ख़राब नहीं होना चाहिए क्रिकेट का माहौल, और जाहिर है ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच, थोड़ा लेट हुए हैं हम, ये नहीं कि नहीं, थोड़ा लेट हुए। आईसीसी को कल ही ये सब कुछ कर लेना चाहिए था, या जो भी इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर है हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई है और सब लोग और बैठे, और बड़ी अच्छी बात यह है कि नकवी साहब ने 2 ऐसे आदमियों को बुला के बिठाया जो क्रिकेट को काफ़ी टाइम से रन भी कर रहे हैं और चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने आन के जो है मशवरे से चीज़ें होती है ना, तो मशवरा करके जो है इसको कर दिया। और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली जो है अपनी चीज़ें मनवाई हैं और बात की है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो गए उसमें 2 राय नहीं है कि हम क्रिकेटिंग उसमें थोड़ा सा ढीले हुए, ये आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो गया है। मगर ये हमने जो है उनको बता दिया कि नहीं हम लोग ऐसी कौम है जो बड़े आराम से इन अ वे हमने लाइन अपनी खींची। क्यों? और अगर बिल्कुल अगर बाहमी सीरीज होती तो उसके अंदर तो हम आराम से पुल आउट कर सकते थे। अब इसके अंदर दूसरी टीमें भी मौजूद है, यूएई के साथ हम खेल रहे हैं, वो होस्ट है, अफगानिस्तान मौजूद है, इसके अंदर बांग्लादेश मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है, तो शायद एक टफ डिसीजन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अगर आपको वापस हूँ इसके ऊपर, टूर्नामेंट वही है, इंडिया भी उसके अंदर मौजूद है और टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। अब अल्लाह करे कि आज का मैच, तो अगर टॉप 4 के अंदर आते हैं यू प्ले अगेन, फिर व्हाट हैपेंस? अच्छा, अब आप मैं वो एक और चीज़ से तौसीफ भाई ने कहा फाइन कि आपकी मॉरल विक्ट्री हो गई अगर उसने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जिस वक्त आपका ये इंसिडेंट हुआ था, आपके साथ जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम के साथ, ही इज़ एक्स ग्रेड 22 DMG ऑफिसर, एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और उन्होंने शाय अवे क्यों किया अलॉन्ग विद कैप्टन? दे शुड हैव गॉन देयर। ये क्लॉजेस अगर मुझे पता, उनको नहीं पता थे, ठीक हो गया, दे शुड हैव इशूड दैट स्टेटमेंट। अच्छा, मैं इन देयर डिफेंस डॉक्टर साहब, मैं अगर वैसे कहूँ कि ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इस वजह से नहीं कि किसी टीम के बंदे ने ये किया है, इस वजह से कि इंडिया इन्वॉल्व है, ये टॉप लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी है ना। अच्छा भाई, अब मुझे एक और चीज़ है, टॉप लेवल पे तो होनी है। जिस वक्त आप ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, ये पोस्ट 10th मई था, आपको उनका नैरेटिव पता था, एग्जैजुरेटेड पेट्रियोटिज्म जिसमें उनके जर्नलिस्ट दिखा रहे थे, हॉस्टिलिटी दिखा रहे थे, नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, आपको पता था। तो क्या आपको यहाँ से प्रायर परमिशन लेके, वो कहते हैं जी हाइंडसाइट 6/6 होती है। देखिए किसी की बदतमीजी को और किसी की बदतहजीबी को आप उसको आप कितना एंटिसिपेट करेंगे। लेकिन कम बैक टू दिस टूर्नामेंट, अभी भी इंडिया मौजूद है, तो अगला मैच अगर पड़ता है तो फिर नहीं हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें पहले से तमाम चीजें तय होनी होंगी कि ये रूल्स हैं, इसके मुताबिक आपने बिहेव करना है। एग्जैक्टली। और अगेन अब टाइम आ गया कि दे शुड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड आस्क आईसीसी कि उसने किस परमिशन के तहत ये पोस्ट, इस वजह से जो इशू आप कह रहे हैं कि रेज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले मैच के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि वरना ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। और ये प्रेसिडेंस बन गया, इट्स नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान, देन ये जो आपकी पोलराइज वर्ल्ड बैठी हुई है, जो $12 बिलियन के IPL के पीछे भागती है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, देन दे विल ऑल्सो रियलाइज के इंस्टेड ऑफ कि वो ठीक है बड़ा फाइनेंशियल जॉइंट है इंडिया, जय शाह भी उधर बैठा हुआ है, बट दे आर नॉट द कस्टोडियंस ऑफ क्रिकेट एंड दे आर नॉट द, हमें असर्ट करना पड़ता है। तो हमें इस मैच से
इस टूर्नामेंट के जो वाकयात हैं उनको बुनियाद बना के आने वाले मैच के लिए ले डाउन करना होगा। जरा लेवल 3 और 4 बीच में रह गए, मैं आपके पास आता हूँ, तौसीफ साहब से बात करते हैं। तौसीफ साहब, अगर आपको पिन पॉइंट करना हो, बहुत टफ मैचेस होते रहे हैं, माहौल भी असर है, विकेटें भी उखाड़ते ले जाते रहे हैं, हमले भी करते रहे हैं, पाकिस्तान में टीमें आती हैं जिस तरह आपने ज़िम्नन जिक्र किया, उधर से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं कि दहशतगर्दी होने वाली है, वो अपना टूर्नामेंट कैंसिल कर देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कब चेंज हुआ आपके ख्याल में? ये आजकल का जो माहौल है, ये जहरीलापन है, ये पहले भी था और आज खुल के खेल रहा है, या ये कोई नई प्रोडक्ट है? देखिए, ये पहले से ये सिलसिले तो थे, मतलब इतने एक्सट्रीम पे नहीं थे। और 87 की बात करूं, हमने इंडिया में इंडिया को हराया, वहाँ जो कुछ होता रहा मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वनडे मैच में जो है हम जो है उन्होंने पत्थर फेंके थे हमारे प्लेयरों पे, तो सारी टीम ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद हेलमेट पहन के बाहर आई थी। तो ये चीज़ें उस वक्त हाईलाइट इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी कि मीडिया का प्रॉब्लम था। देखिए, यहाँ पर आन के हम सही बताएं कि कहाँ हम फंसे हैं। ये अलग बात है कि वो जो चीज़ हुई है उससे प्लेइंग उसका क्या ताल्लुक़ है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन वो खुन्नास इधर निकाल रहे हैं, और उसमें देखिए हमारी टीम इस वक्त जिस पोजीशन में है, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हमें उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। अभी भी जो 5-6 वनडे शायद हम ऊपर होंगे, वो वही टाइम के हैं हम ऊपर हुए हैं। उस टाइम हमें ये करीब भी हमारे नहीं आते थे। आज ये इतना उछल के, बल्कि इनके प्लेयर हमारे करीब नहीं आते थे, और वो प्लेयर भी ठीक थे। ऐसा नहीं कि ये अभी चढ़ के आ रहे हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। फिर ये मोदी साहब का, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाता, लेकिन ये मोदी साहब का एक चाल है सारी कि वो इस तरह कुछ करे कि अपनी सीट बचा सकें। हालांकि मैच में नहीं, लेकिन मुझे फील ऐसा हो रहा है क्योंकि यही रेफरी। और इसके अलावा मैं एक आपको, डॉक्टर साहब इसको करेक्ट करेंगे, जो मैंने इंडियन उससे सुना है और उनके मीडिया में बात कर रहे थे, माइक डेनिस इंग्लैंड के कैप्टन थे और माइक प्रॉक्टर, ये दो थे जब इंडिया ने उन रेफरी के ऊपर कहा था कि इनको हटाया जाए, इन लोगों ने हटा दिया था। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता, लेकिन ये 2001 की बात कर रहा हूँ, एक मैच की, तो उस वक्त रेफरियों को हटा दिया था। इस वक्त तो प्री प्लान जो कुछ हुआ है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर हम अपनी फील्ड से अगर बात करें ना, सच्ची बताऊं कि हम लोग इस वक्त पोजीशन में नहीं है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, हमने अपना सारा काम कर दिया, लोग भी इस पे बड़े वो होंगे, ठीक है। अब ये नहीं था कि हम जो मैच हारे हैं, 130 रन हमारे नीचे वाला आन के जब कर सकता है 30-35 रन, तो आप में क्या प्रॉब्लम है? आप 170-80 करते गो के शायद वो कर लेते जिस तरह। भाई, ये इसके ऊपर मैं बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, आपके साथ करना चाहता भी हूँ। मामला ये है कि हमारी जो कारकर्दगी है उसका ताल्लुक उस माहौल से बिल्कुल भी नहीं है जिस माहौल को आईसीसी की जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी है, उन्हें ठीक रखना है। ये कारकर्दगी के मामले पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम बात करें कि जिन्होंने खिलवानी है क्रिकेट, ये लेवल 3 और 4 क्या लगता है जी, ये बताएं ना। देखिए जी, लेवल 3 जो होता है ना, ऑफेंसिव स्पीच और इंटिमिडेटरी लैंग्वेज, इस पे लेवल 3 लगता है। 2 to 4 टेस्ट मैच बैन और 4 to 8 ODIs बैन, ये लेवल 3 है। लेवल 4 इज वेरी सीरियस। वो ये है कि अगेन ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट व्हिच मे एंड अप इन लाइफ बैन, 5 to 10 टेस्ट मैच बैन। और उसका प्रोसेस क्या होता कैसे? ये आईसीसी जो है वो इम्प्लीकेट करती है आपको, मैच रेफरी रिपोर्ट करता है और आपको वो जनरेट करनी पड़ती है। जैसे हमारी मैनेजमेंट अगर ये जनरेट करती कि ये ऑफेंसिव ये क्लॉज के मुताबिक 2.4 के मुताबिक ये था, देन ये मैच रेफरी कॉल करता इनको। इफ यू रिमेंबर, ये जो भी तौसीफ भाई ने बात की थी, माइक प्रॉक्टर फारिग हुआ था मंकी किड स्कैंडल। डॉक्टर साहब, टेक बैक वो एंड्रू सैम, डॉक्टर साहब, आईसीसी है कहाँ? हमारे मामले में आईसीसी है डॉक्टर साहब? हमारे मामले में कहीं आईसीसी नजर आती है? आप बताइए डॉक्टर साहब, आप ज्यादा कह रहा हूँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल अनफॉर्चुनेटली नहीं, तो वो आपसे फिर ये पूछ रहे हैं कि हम लेवल 3 और 4 की क्या बात कर रहे हैं जब आईसीसी है ही नहीं, तो क्या? अच्छा, एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगा जी, वी जंप द गन आल्सो। हमने एकदम कह दिया हम बायकॉट कर लेंगे। बायकॉट करके आपको रिपरकशंस पता थे? ये भी एक ट्रैप हो सकता था, क्योंकि जो इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आईसीसी का, उसका एक क्लॉज है 2.4A, वो ये कहता है कि आपको फुल मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है,
आपको बैन किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स, एसीसी टूर्नामेंट्स। आपको 12 से 16 मिलियन डॉलर का नुकसान होता, क्योंकि ये जो एशिया कप है ये 227। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे हमें सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमने जब रवैया अख्तियार किया, आप कहते हैं ये क्यों किया? सख्त रवैया ये नहीं, आपको ये नहीं कहना चाहिए था हम बाइकआउट करते हैं। आपको यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स ऑन सूर्य कुमार स्टेट। ठीक, वो तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। अच्छा, अब तौसीफ भाई, अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये माहौल तो चेंज नहीं होने का, आप ज़रा सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेट का माहौल भी नहीं चेंज होने का। अब उनका कप्तान जो है उससे मंसूब ये बयान भी चल रहा है कि मैंने, अगर हम टूर्नामेंट जीत गए तो मैंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो तो इस लेवल के ऊपर जाके खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे, खेल के अंदर जो है वो रफड़ा डाल रहे हैं। तो क्या हमें वाकईतन बता देना चाहिए कि जी जहाँ पे इंडिया होगा हमने नहीं खेलना? बिल्कुल ऐसा करेंगे हम आगे चल के, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। दूसरी बात, वो कल का बच्चा कप्तान वो ये बातें कर सकता है? हाउ कैन? इसको फीड किया गया है, इसको बोला गया है कि तुम ऐसे, ये तो आप उसकी घबराहट तो ग्राउंड के अंदर देख लें, वो प्लेयर अच्छा होगा अपनी जगह, उसके ग्राउंड में हालत तो देख लें उसकी, ऐसा लगता है पता नहीं किधर शहर में आ गया है वो। तो वो इस तरह की जो हाल है वो उसको बेचारे को फंसवा दिया। बेचारा इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो अल्फाज ये कहना, उसने बाकायदा माइक लिया उस वक्त, संजय मंजरेकर उससे कहता अगर ऐसी बात हुई, नहीं कहा इट मीन कि प्री प्लान हुआ है सारा, और उससे लेता कहता ये बातें मत करो भाई, ये ठीक नहीं है, ख़त्म बात। और लेकिन इन्हें बढ़ावा देना ही था। और आप जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, कोई बात नहीं है, हम हैं, लेकिन हमें अपना किबला थोड़ा क्रिकेटिंग उसमें ठीक करेंगे। ये अभी भी हम इनको हरा सकते हैं अगर हमारा इनसे मैच पड़ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं और क्या हम करना चाह रहे हैं, और हमारी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, अब तो पता होना चाहिए ना। नुमान साहब जो है हॉस्टिलिटी का एक एग्जांपल दे रहे हैं 90 सेकंड में। आशा भोगले ने अभी ट्वीट किया है, द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट यू मस्ट नेवर इशू एन अल्टीमेटम यू कैन नॉट एनफोर्स, इट मेक्स यू लुक वीक। अब ये जो शख्स है, इसको कमेंट्री बॉक्स के अंदर बिठा के इसको तो क्रिकेट की लिटरली आपको पता है ना, अल्फ बे का नहीं पता, और इतना हल्का ये क्रिकेट का जानने वाला है, और उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा अफलातून है। लेकिन देखें अब वो उस मामले के अंदर घुस रहा है कि पाकिस्तान का कंटेंट किस किस्म का होना चाहिए, हमारा बयान किस किस्म का होना चाहिए। सो योर टेक, क्या हमें कह देना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ में नहीं खेलना? अगर आप अगेन प्रॉब्लम आएगा आपको, बायलैटरल तो आप ना खेलें, आप भी रिफ्यूज़ कर देंगे, हम तो अब कोशिश ही नहीं करेंगे, आप नहीं खेलते हम भी नहीं खेलेंगे। जैसे आपने हाइब्रिड मॉडल में कहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप नहीं आते, डन। आप इनमें क्या करेंगे जो आईसीसी के और एसीसी के प्रीरेक्विजिट? डॉक्टर साहब एक चीज पूछ सकता हूं? सो मैं बार बार कह रहा हूँ, नाउ दिस इज द टाइम कि आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको देखिए, श्रीलंका, अफगानिस्तान तो उनकी गोद में बैठे हुए हैं इंडिया की, लेकिन बाकी जो वेस्टर्न है ऑब्वियसली उनकी बहुत स्टैंडिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको अब आपको करवाना पड़ेगा इन्फोर्स उनके थ्रू कि यार लेट दिस क्रिकेट। ठीक है कि इंडिया की हम इकोनॉमिक माइट मान लेते हैं, बट दे कैन नॉट होल्ड हॉस्टेज, और ये चीज़ें अब टॉलरेबल नहीं। तो तौसीफ साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? तौसीफ साहब हमारे पास 30 सेकंड रह गए, गो अहेड बताइए। मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहा था कि बायलैटरल की आपने बात की, देखिए यार आईसीसी एक मौजूद है, ठीक है, वो आपने बना दिया अपनी जगह, हाउ कैन यार आप इस खेल को क्या समझना चाह रहे हो आगे? वो चाहेगा मैं नहीं खेलना चाहता, मैं नहीं खेलूंगा जी इनसे, मैं उससे नहीं खेलूंगा, क्या फिर आप मुझे बताइए कि जो एक लीड करने वाली होती है आईसीसी, वो किस लहद पे पहुंच गई? फिर मैं शाबाश कहता हूं अपने एशियन टीम्स को, नकवी साहब ले तो आए सबको, जबकि इंडिया मना कर रहा था कि हम नहीं आएंगे मीटिंग में, ले आए और बड़ा अच्छा किया। लेकिन अभी इन बातों पे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इनको बोलना चाहिए ना एशियन को, इनमें ही एका नहीं है तो हम अकेले कैसे लड़ेंगे इनसे? वो आधे सेकंड में जवाब दे रहे हैं, मुझे आधा सेकंड ही रह गया। तौसीफ भाई को ये बताएं कि इंडिया नहीं आ रहा था और ये बाइकआउट कर रहे थे टूर्नामेंट को, 3 उनको फुल मेंबर चाहिए थे, वो उनके पास थे, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया। ये इन्फोर्स हुआ है बूदी के ऊपर से भी, एंड दैट इज जियो स्टार कंसोर्शियम, जिन लोगों ने $576 मिलियन का वाईकॉम खरीदा, उसके बाद उन्होंने पैसे बहुत लगे, 8.6 बिलियन का उन्होंने वो खरीदा डिज्नी, और उसके बाद $3.01 बिलियन के आईसीसी राइट्स, 3.05 बीपीएल राइट्स, 7 वो फ्रेंचाइज चलाता है, बिगेस्ट डोनर है बीजेपी का। उन्होंने कहा भाईजान जाओ तो खेडो, ऐसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेनी है। टू लीव इट देयर। हमारे चैलेंजेस बाकी हैं अगले प्रोग्राम के हिस्से में, इसी माहौल को हम लेके चलेंगे खारजा और दिफाई मोड की तरफ।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क्रिकेट अब जंग बजरिया दूसरे ज़राए बन चुकी है। पाकिस्तान के गिर्द जो चैलेंजेस हैं उनका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से नहीं है। इसराइल अब खुलकर खेल रहा है नेतन्याहू का। अगर आपने मोदी को बर्थडे विश का मैसेज सुना हो जिसके अंदर बराह रास्त कह रहा है कि हमने और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और अब हम अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात के अंदर धचका आया ट्रंप के ट्वीट से और मोदी की के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि वो दोबारा से उन्होंने मामलात को तय करना शुरू कर दिया है। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो समिट होता है उसके अंदर पाकिस्तान फ्रंट फुट पर खेल रहा है, लेकिन तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर दी गई हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो दहशतगर्दी से लेकर और नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी का जो नेक्सस है उसको अगर आप ज़हन में रखें तो चैलेंजेस भी बेशुमार है। कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, अहमद हसन अल अरबी माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और प्रोफेसर डॉक्टर अदील मलिक बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हमें ऑक्सफोर्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली स्टार्टिंग विद यू कामरान, ये जो सेंस है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब गए हैं और हम इस्लामाबाद के अंदर बिल्डिंग्स को ग्रीन देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का माहौल है और झंडे भी चल रहे हैं और वहाँ पर हमने मरकज़ियत भी देखी। चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए इस तमाम माहौल की जिसकी समरी मैंने भी सामने रखी? अगर एक साल पीछे चले जाएं, चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से रहे हैं। मुझे लगता है कि चैलेंजेस इस दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप प्रोफाइल देखें पाकिस्तान की आफ्टर इंडिया के साथ जो जंग लड़ी हमने, फिर जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है और जो दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर था ना वो ख़त्म हो गया है। आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरम पीरियड, जब तक कोई नया ऑर्डर सामने नहीं आता, रूल्स ऑफ द गेम तय नहीं होते, तो ये इसी तरह से मार धाड़ चलेगी। तो उसमें ऐसा जो मुल्क जो मिलिटरीली ज़्यादा ताकतवर होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आपने सऊदी अरब की विज़िट की बात की, आज पूरा दिन एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का तैयारा एयर स्पेस में सऊदी जाता है तो उनको जो सऊदी एयरफोर्स है वो एस्कॉर्ट करती है। ये भी एक गैर मामूली बात है, इसलिए हालांकि हिस्टोरिकली हमारे बड़े अच्छे सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप रहे हैं। एक्सप्लेन में ये करना जो मेरे पास जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली बाय द टाइम शायद प्रोग्राम जब जाए तो मुलाकात भी हो रही है, कोई डिटेल्स आ जाएंगी। जो मेरे पास आई थिंक इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई नया कोई कसीरुल जहती कोई डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट होने वाला है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और वो जो जेस्चर था वो कोई ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू नहीं था। सऊदी का ऐसा जेस्चर आता नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अब आपको पता लगा है, और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की आपने बात की ना, क्योंकि माजी में हमेशा हम बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। जब सऊदीज के करीब होते थे तो ईरान नाराज़ होता था। अब जो एनिमी है शिफ्ट हो गया, ईरान और सऊदी अरब की रफरोशमा हो गया है, कतर अरब, तो हमें ज़िगज़ैगिंग नहीं करनी पड़ी। तो अभी क्लियर जो है मेरे ख्याल में जो कतर के साथ हुआ है, एंड आई थिंक गल्फ कंट्रीज जानते हैं कि इजराइल जो है वो उनको भी टारगेट करेगा। तो इस सिचुएशन में आई थिंक पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। अगर हम अच्छे अपने कार्ड्स खेलें तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। हसन साहब, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लेकिन बर्डन भी बहुत है। अपॉर्चुनिटी कम्स विद बर्डन। बात यह है कि बिल्कुल ऐसे ही है, जब ये कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया था तो उस वक्त भी ये इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल कि जो मिडल ईस्ट का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब्दील होगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो कायम था उन सिक्योरिटी गारंटीज़ पे जो वेस्ट स्पेशली अमेरिका की तरफ से आई थी, और कतर सबसे ज़्यादा करीब था अमेरिका के। सो उस वक्त ही ये वैक्यूम, क्योंकि जब इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज होता है, किसी रीजन की इक्वेशन चेंज होती है तो बहुत ज़्यादा वैक्यूम फैलता है। उस वैक्यूम को जो कंट्री फिल कर लेती है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। जाहिर है इट कम्स विद अ बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि पाकिस्तान का इसमें रोल बहुत ज़्यादा कलीदी होगा। यहाँ पे थोड़ा हमें जिंगोइज्म मिल जाता है कि जी इसराइल को ये कर दें और ये सारा कुछ, विच इज़ राइट, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत कोल्ड होती है। जंगें बहुत कोल्डली लड़ी जाती हैं, स्ट्रेटजी के साथ लड़ी जाती हैं, अकल के साथ, और डिप्लोमेसी उससे ज़्यादा कोल्ड होती है। ठीक है। सो अब इसमें जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो अरब कंट्रीज भी आई थिंक जो देख रहे हैं, वो पाकिस्तान का अलायंस और पाकिस्तान के रिलेशंस देख रहे हैं, जो पाकिस्तान जिस तरीके से नेविगेट करे बिटवीन द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान, और फिर एक मुस्लिम कंट्री जो कि न्यूक्लियर पावर है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और इससे हम बहुत ज़्यादा अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। मैं ज़रा प्रोफेसर अदील के पास जाना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आपने मशरिक़ वस्ता के ऊपर भी काम किया हुआ है, उसके प्रोफाइल भी आपने लिखे हुए हैं।
मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा क्या वाक़तन मशरिक़ वस्ता इस धचके के बाद, इस सानहे के बाद जो दोहा के ऊपर अटैक था, इतना तब्दील हो गया है कि पाकिस्तान जैसा पॉलिटिकल एक्टर जिसको अमूमन मशरिक़ वस्ता के अंदर दोस्त लेकिन आउटसाइडर मुतसव्वर किया जाता था कि आप साउथ एशिया के अंदर हैं, साउथ एशिया में रहें, उसके लिए दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं? योर टेक। जी देखें, पाकिस्तान का जो किरदार था मिडल ईस्ट में, वो बेसिकली जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें जो गल्फ का एम्बिट है उसमें पाकिस्तान का रोल था, और ख़ास तौर पे एक ख़ास तरह की तकसीम की जाती थी कि जो पाकिस्तान को डील करेगा वो सऊदी अरेबिया और यूएई करेगा इजिप्ट को। इजिप्ट की जो रेलेवेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी उसकी मिलिट्री प्रोवेंस की वजह से, और ख़ास तौर पर जो इजिप्ट का कल्चरल ताल्लुक है अरब दुनिया के साथ और उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इसराइल के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले 4-5 माह में ये मंजर बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, क्योंकि एक जो पाकिस्तान ने बड़े मजबूत तरीके से दिफा किया है और अपने आप को री इस्टेब्लिश किया, अपनी मिलिट्री प्रोवेंस को, उसने अरब दुनिया में बहुत हद तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ तरह की एक पिक्चर इमर्ज हुई है। आपने अगर अरब प्रेस को फॉलो किया हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब स्कर्मिश हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान को बड़ी पॉजिटिवली देखा जा रहा था और मजबूती से देखा जा रहा था। फिर ये न्यूक्लियर पावर भी है, वो भी एक एलिमेंट है। और एक जो तीसरा एलिमेंट है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता में जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें सिक्योरिटी गारंटी यूएस ने गल्फ स्टेट्स को दी हुई है, वो अभी भी देंगे। गल्फ स्टेट्स डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो पिछले 10-15 सालों से चाइना के साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि अगर I think I lost your audio there. ज़रा इसी पॉइंट को मैं लेके जाना चाहूँगा कामरान साहब। तो अमेरिका निकला नहीं है मिडल ईस्ट से, अमेरिका मौजूद है। आपने देखा नेतन्याहू के साथ भी खड़ा होकर मार्को रूबियो क्या बात कर रहा था, कतर के अमीर के साथ बैठ के भी क्या बात कर रहा था, दोनों को कह रहा था कि मैं आपको ज़मानत दे रहा हूँ। डिफेंस उनके इन्वेस्टमेंट्स के बड़े बड़े प्लान हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी होगी, लेकिन ट्रंप तो कह रहा था कि हमने कतर के साथ $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉमिसेस लिए हुई हैं। तो वो मशरिक़ वस्ता के अंदर सिक्योरिटी का वैक्यूम हमें तो नज़र आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी के तौर पर, अमेरिका गया नहीं है, उसकी मौजूदगी में वो कितना बनाने देगा हमारी मरकज़ियत? उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा था ना गल्फ कंट्रीज़ को, लेकिन कतर के ऊपर हमले के बाद बेशक पब्लिकली कतर के अमीर ने भी, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं आज भी हमारी अमेरिका के साथ सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन है वो अपनी जगह पे कायम है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के रियलिटी यही है कि वो एक ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हुआ है। लेकिन ओवरनाइट तो तब्दील नहीं होगा। ओवरनाइट तब्दील अगर करना चाहें, ओवरनाइट तब्दील करना वो चाहें भी, अगर अरब कंट्रीज जितनी उनका इन्हिसार है, आज अगर वो फैसला करें कि नहीं अमेरिका के साथ तमाम सिक्योरिटी पैक्ट्स खत्म, अब हम जो उन्होंने नहीं किया, जो एलामिया मैंने पढ़ा है उसके अंदर किसी जगह पर देखिए जितनी उनका इन्हिसार है उसके लिए लॉन्ग टर्म उनको सोचना होगा, और शायद जो अमरीकी सदर हैं, अमरीकी इंतज़ामिया, उनके माइंड में ये ज़रूर बात है, इसलिए बार बार वो अश्योर कर रहे हैं कि नहीं जी दोबारा हमला नहीं होगा, दोबारा हमला नहीं होगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑन दी अदर हैंड फिर वो कह रहे हैं कि नहीं जी जब उन्हें मौका मिलेगा वो दोबारा हमला करेंगे। और कतर के अमीर ने 2 रोज़ पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो पहले हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करते थे, उनका ये कहना था कि वो कहते हैं कि इल्यूजन है इजरायली प्राइम मिनिस्टर का जी कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो अरब कंट्रीज तक बढ़ाना चाहता है इसराइल, और फैक्ट है मेरे ख्याल में वो ये करना चाहता है अल्टीमेटली। अगर उनका ये ऑब्जेक्टिव है, और अगर आप देखें एक तरफ इसराइल है, अमेरिका है, और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ हैं, अगर यहाँ पर बात आके रुकेगी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कतरी भी या अरब्स भी जानते हैं कि अमेरिका अल्टीमेटली इसराइल का साथ देगा। तो इसलिए इन द लॉन्ग रन आई एम श्योर कि अरब कंट्रीज के अंदर ये डिस्कशन होगी कि कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। सब्स्टिट्यूट टर्न अराउंड करना बात डिस्कशन में तो बड़ी जल्दी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मानते हुए कि 15 ममालिक ऐसे हैं इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, जिनके उनके साथ बहुत ट्रेड के ताल्लुकात हैं, और उसमें से वो लोग भी बैठे हुए जिन्होंने एलामिया के दस्तखत किए हैं। हमारे पास हकीकी अपॉर्चुनिटी फिर इसके अंदर क्या है? अमेरिका भी मौजूद है, इसराइल को उन्होंने माना भी हुआ है, जो मशरिक़ वस्ता का प्रॉब्लम है, वेयर डू वी कम इनटू इट? देखिए बात यह है कि 1992-1993 में जो नॉन थिंकर्स थे वो ये बात करना शुरू हो गए थे कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। इट टुक तकरीबन 4 डेकेड्स लगे उसको रियलिस्टिकली आप देखने में,
मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी इक्वेशन है वो जितनी तेज़ी से पिछले 7 दिनों में तब्दील हुई है उससे ज़्यादा तेज़ी से पहले पिछले 70 साल में नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायमेट्रिकली डिफरेंट हो। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऑल्दो वेरी फास्ट पेस्ड, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस सारे क्राइसिस के अंदर जो मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस है उसमें जो जैसे कहा कि वो ट्रस्ट ब्रीच हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अर्न बैक। वो ट्रस्ट नहीं ले सकते। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल, या उसको कहा जाए नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान में भी आपको एक इख्तलाफ नज़र आ रहा है, एक क्लियर वाज़े इख्तलाफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि पाकिस्तान बहुत केयरफुली इसके अंदर नेविगेट कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा से एक पैरेलल सिक्योरिटी गारंटी देता रहा है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, जिसको कभी ना डॉक्यूमेंट किया गया ना ऑफिशियल है, बट इट्स अ क्लियर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग। अब टाइम है कि पाकिस्तान इसको इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रह के उसको फॉर्मलाइज करे और पाकिस्तान और सऊदी और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान एक इंटरेस्ट बेस, एक दोस्ती और वो मुस्लिम उम्मा बेस्ड एक रिलेशनशिप हो जिसका पाकिस्तान को भी फायदा हो और जिसका अरब वर्ल्ड को भी फायदा। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास आऊँ, आपके ऑडियो का मसला था वो क्लियर हो गया। मफरूज़ा हमारा ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अपने दलिद्दर नहीं हैं। अगर हम पाकिस्तान के दलिद्दर्स की फहरिस्त बनाने लगे तो मशरिक़ वस्ता के अंदर तो एक इसराइल है ना जी, यहाँ पर अफ़गानिस्तान साथ लगा हुआ है, TTP साथ लगी हुई है, इंडिया साथ लगा हुआ है, उधर से हमारी मईशत के ऊपर IMF बैठा हुआ है, फिर इनका आपस में गठजोड़ चल रहा है, फिर अंदरूनी तौर पर फ्लड्स हैं, इकॉनमी के मामलात हैं, सियासी तौर पर तलातुम मौजूद है। इन तमाम के पेश नज़र अगर आपको किसी एक फैक्टर को फोकस करना हो कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इससे पहले चूंकि मेरी ऑडियो चली गई थी तो मैं वेरी क्विकली मुकम्मल कर लूं कि पाकिस्तान जो है ना वो अब एक मिडिल ईस्ट का भी इम्पोर्टेंट प्लेयर, पोस्ट पहलगाम मिडिल ईस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है। टर्की, चाइना के साथ जो पाकिस्तान की ग्रोइंग वो है इंटरैक्शन, वो भी बहुत इंटरेस्ट से देखी जा सकती है अरब दुनिया में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब जो नया ज़माना आ रहा है, जैसा अरबी साहब ने फरमाया, वो एक अलायंसेस का ज़माना है। उसमें जो ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है तो उतने ज़्यादा अलायंसेस होते हैं। तो अब वी आर ए प्लेयर इन द मिडल ईस्ट मोर देन बिफोर। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। जब तक वो कोऑर्डिनेटेड ना हो तो हम मुकम्मल तौर पे उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें जो डोमेस्टिक हालात हैं उसमें जो स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप है, यानी मुआशरे का और रियासत का जो रिलेशनशिप है, उसको दोबारा से उस्तवार करने की ज़रूरत है और फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। एक हमारे लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज है तलत भाई, वो ये है कि हमारी जो अशराफिया है वो हमेशा गल्फ के जो हैंड आउट्स हैं वो इजिप्ट की तरह उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि पैसे मिल गए, IMF को अप्रूवल मिल गया, 5-6 साल और निकल गए और फिर हम वापस उसी दौराहे पे खड़े हो गए। तो अब मिलिटरीली तो हम मजबूत हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिकली दोबारा से स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, I have to leave it there. Unfortunately, time is very short. ये बड़ी अहम डिबेट है कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए हमने अंदरूनी तौर पर क्या क्या काम करने हैं। हमारे पास मौका मौजूद है, लेकिन मौका आप अपनी इस्तिताअत और दानिशमंदी के मुताबिक ही उठा सकते हैं। उससे फ़ायदा इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।